नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गोंड और बैगा जनजाति के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने भील और सहरिया जनजाति के बारे में देखा था कि भील जनजाति के जो है वो क्या रहन सहन है, क्या खान पान है उनका, किस क्षेत्र में निवास करती है। सहरिया के बारे में भी हमने बात की थी। आज हम गोंड के बारे में बात करेंगे। गोंड जो जनजाति है बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना 100% रहती है। और गोंड की उप जनजाति है बैगा, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। गोंड जनजाति जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। जो भील जनजाति थी वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थी, और गोंड जो जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश में भील जनजाति आती है, दूसरे नंबर पर गोंड जनजाति आती है। तो इसका निवास स्थान की यदि मध्य प्रदेश में बात करें तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में, संपूर्ण राज्य में गोंड जनजाति का निवास है। सभी जिलों में आप देखेंगे गोंड जनजाति के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि विशेष रूप से बात की जाए तो विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी राज्य क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। दक्षिण पूर्वी राज्य क्षेत्र में यदि जिलों की बात करें तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला और सिवनी। छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, जो आप यदि मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो उसमें जो दक्षिण पूर्वी जिले हैं उनमें ये फैले हुए हैं गोंड जनजाति के लोग। मुख्य रूप से जो इनका निवास स्थान देखा गया है वो विंध्याचल क्षेत्र और सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र जो है, इसमें इन लोगों का मुख्य रूप से विंध्याचल और सतपुड़ा में देखा गया है इनका निवास। यदि गोंड शब्द की बात करें तो गोंड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो तेलुगु भाषा के कोंड से हुई है। यानी जो गोंड शब्द जो आया है इसकी उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि जो तेलुगु भाषा का एक शब्द है कोंड से गोंड की ही उत्पत्ति हुई है। कोंड के यदि अर्थ की बात करें तो कोंड का अर्थ होता है पहाड़ यानी अर्थात यह जो जाति है ये पर्वत पठारों के आसपास रहना, इनके आसपास निवास करना इनके पसंद होता है। पर्वत पठारों के आसपास गोंड जनजाति रहना पसंद करती है। यदि गोंड जनजाति की बात करें कि जो गोंड जनजाति होती है मुख्यतः दो तरीके के, दो क्षेत्रों में, दो भागों में विभाजित होती है। गोंड जनजाति दो भागों में कैसे विभाजित होती है? एक तो होते हैं राजगोंड और एक होते हैं धुरगोंड। राजगोंड और धुरगोंड ये दो भागों में विभाजित है गोंड जनजाति। जो राजगोंड होते हैं वो अपने आप को स्वयं को राजपूतों से संबंधित बताते हैं कि हम राजपूतों से संबंधित है, और जो धुरगोंड है, धुरगोंड अपने आप को सैनिकों से संबंधित बताते हैं। तो इनमें दो प्रकार का विभाजन किया गया है गौड़ों में, एक तो राजगौड़, एक धुरगौड़। राजगौड़ जो होते हैं वो राजपूतों से, जैसा कि राजपूत, और जो धुरगौड़ होते हैं वो सैनिकों से संबंधित अपने आप को बताते हैं। राजगौड़ों की यदि बात की जाए तो जो राजगौड़ होते हैं वो भूमि स्वामी होते हैं। यानी राजगौड़ों के पास भूमि होती है, स्वयं की भूमि होती है, वो उस पर खेती करते हैं, भूमि के मालिक होते हैं। लेकिन जो धुरगौड़ होते हैं वो साधारण वर्ग के होते हैं। धुरगौड़ कैसे वर्ग के होते हैं? साधारण वर्ग के होते हैं। इनके पास कोई कुछ ज्यादा जो आर्थिक होता है, आर्थिक इनकी स्थिति कुछ ज्यादा ठीक नहीं होती है, साधारण स्थिति के होते हैं। यदि इनकी भाषा की बात की जाए कि गौड़ों की कौन सी भाषा है, तो इन गौड़ों की जो प्रमुख भाषा है वो है गौड़ी और डोली। ये दो प्रकार की भाषा है। गौड़ों की प्रमुख भाषा है गौड़ी और डोली। यदि इनके भोज्य पदार्थ की बात की जाए तो गौंडों का जो प्रमुख प्रिय भोज्य पदार्थ है वो पेय एक पदार्थ होता है, पेज नामक एक पेय पदार्थ होता है। इनका गौड़ों का ये प्रिय भोजन होता है। गौड़ों की यदि स्त्रियों की बात की जाए तो गौड़ों की जो स्त्रियां होती है इन्हें गुदना गुदवाने का अत्यधिक शौक होता है और गहने पहनने का भी शौक होता है। गौड़ों की स्त्रियों को आप देखेंगे तो ये गुदना भी गुदवाती है, पूरे शरीर पर ये गुदना गुदवाने पसंद करती हैं, और गहने पहनने भी इन्हें बहुत पसंद होते हैं। यदि देवताओं की बात की जाए कि गौड़ों के कौन कौन से प्रमुख देवता है, तो प्रमुख इनके देवता है बूढ़ा देव के अलावा दूल्हा देव, ठाकुर देव इनके प्रमुख देवता है। तो ये तीन देवता जो है ये प्रमुख देवता है इनके, दूल्हा देव, बूढ़ा देव और ठाकुर देव। यदि खेती की बात की जाए तो ये एक बाड़ी नामक एक खेती ये गौड़ों के द्वारा की जाती है। बाड़ी नामक एक खेती होती है जो गौड़ों के द्वारा की जाती है। इसके बाद यदि व्यवसायिक आधार पर बात करें तो व्यवसायिक आधार पर गौंड जो होते हैं वो कई उपजातियों में विभाजित है। व्यवसायिक आधार पर अपने अपने व्यवसाय के आधार पर जो गौंड है वो अलग अलग उपजातियों में विभाजित हो गए। इनमें हम देखेंगे कि जो लोहे का कार्य करने वाले होते हैं, लोहे का कार्य करने वाले को अगरिया कहा जाता है। जो गौंड ऐसे होते हैं जो लोहे का कार्य करते हैं, आपने देखा होगा सभी क्षेत्रों में लोहे का कार्य करने वाले गौंड पाए जाते हैं। जो लोहे का काम करते हैं उन्हें अगरिया कहा जाता है। और जो मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, जो गौंड मंदिरों में पूजा पाठ करने का कार्य करते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रधान। और झाड़ फूक करने वाले कहा जाता है ओझा। तो तीन तरीके से जो ये है गौंड जो है इनको विभाजित किया गया है। एक तो पहला है
लोहे का कार्य करने वाले अगरिया, मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले प्रधान, और झाड़ फूक करने वाले ओझा। इसके अलावा भी बांटा गया जो सांप सपेरे का काम करते हैं, जो सपेरे होते हैं, उन्हें नागर्ची कहा जाता है। और नाचने गाने वालों को कोयला भूतिस कहा जाता है। ये पूछा गया था कोयला भूतिस, एक बार पेपर में पूछा गया था कि नाचने गाने वाले गौड़ों को क्या कहा जाता है, तो कोयला भूतिस कहा जाता है। प्रमुख पर्व की बात करें कि गौड़ों का जो प्रमुख पर्व होता है वो कौन सा होता है, तो वो मड़ई नामक एक प्रमुख पर्व होता है गौड़ों का। मड़ई जो होता है वो जनवरी से फरवरी के बीच में मनाया जाता है। जनवरी फरवरी के बीच में ये प्रसिद्ध होता है। ये मंडला जिले में अत्यधिक लोकप्रिय है। जो ये मड़ई त्योहार है गौड़ों का, ये मंडला जिला है जो मध्य प्रदेश का है, उसमें अत्यधिक प्रचलित है। इसके बाद हम करेंगे इनकी घोटल प्रथा। घोटल प्रथा जो है एक तरीके की एक प्रथा है, गौड़ों में चलती है। इस प्रथा में क्या होता है, जो युवा स्त्री और पुरुष होते हैं ये एक ही साथ में रहते हैं। इन्हें विवाह गृह के नाम से जाना जाता है, इसको विवाह गृह कहते हैं। स्त्री और पुरुष होते हैं वो साथ में एक ही घर में रहते हैं। उसके बाद उन लोगों की शादी की जाती है। आगे की क्या प्रोसेस होती है वो तो उन्हीं लोगों की वो है, लेकिन घोटल प्रथा जो होती है इसमें विवाह लड़के, अविवाहित लड़के और लड़कियां साथ में रहते। इसके बाद इनके विवाह की बात करेंगे। विवाह प्रथा कौन कौन सी है, तो विवाह में इनके यहाँ सबसे प्रचलित विवाह है दूध लौटावा। दूध लौटावा इस विवाह के अंतर्गत क्या होता है कि बहन की लड़की और भाई का लड़का यानी मामा बुआ की बच्चों की शादी कर दी जाती है, यानी दूध लौटावा ये प्रसिद्ध है इनके यहाँ दूध लौटावा विवाह। तो दूध लौटावा विवाह जो है वो गौड़ जनजाति का है, ये आप याद रखें। तो दूध लौटावा में मामा बुआ की लड़की बच्चों की शादी कर दी जाती है आपस में। इसके बाद एक और विवाह प्रचलित है सेवा विवाह। सेवा विवाह में क्या होता है, जो लड़के का भावी ससुर होता है वो ससुर एक लड़की का एक जो मूल्य होता है वो फिक्स करता है कि आपको लड़की के बदले में इतनी राशि है जो वो आपको चुकानी पड़ेगी। यदि वो लड़का उस राशि को चुकाने में सामर्थ्य नहीं होता है उसके अंदर, तो वो क्या करता है कि जो भावी ससुर होता है उसके यहाँ उस लड़के को रहना पड़ता है और ससुर की सेवा करनी पड़ती है, जिससे खुश होकर ससुर लड़की की शादी कर देता है। ऐसे व्यक्ति को लामानाई कहा जाता है। जो वो शादी करता है उसको लामानाई कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे सेवा विवाह अर्थात वधू का जो मूल्य है वो ना चुकाने की स्थिति में जो दूल्हा होता है या जो लड़का होता है वो ससुर की सेवा करता है, उतने दिन ससुर के पास रहता है और सेवा करके ससुर को खुश करता है। उस सेवा के बदले में लड़की से शादी कर दी जाती है। ऐसे विवाह को जो विवाह करता है जो लड़का उसको लामानाई कहा जाता है। ऐसे विवाह को सेवा विवाह कहा। सेवा विवाह और दूध लौटा विवाह ये दोनों गौड़ जनजाति के बहुत प्रचलित विवाह। अन्य विवाहों की बात करें तो अन्य इनके विवाह है पठौनी विवाह, चट विवाह, लमसेना विवाह। ये 3 प्रकार के और विवाह इनके प्रमुख है। पर्वों की बात करें तो 7 प्रकार के प्रमुख पर्व गौड़ जनजाति में मनाए जाते हैं। पहला कौन सा है, बिंदरी पर्व, बकपंथी पर्व, हरडली पर्व, मड़ई तो हमने देखा ही है कि मंडला जिले में बहुत फेमस है। जवारी, छेरता और नौरावानी, ये 7 प्रकार के जो पर्व हैं ये मध्य प्रदेश में बहुत प्रचलित हैं। जो गौड़ जनजाति के 7 प्रकार के पर्व हैं तो ये बहुत प्रचलित पर्व है। इसके बाद हम बात करेंगे इनके नृत्यों की। जो प्रमुख नृत्य हैं इनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रमुख नृत्य है वो है कर्मा नृत्य, शैला नृत्य, सुआ नृत्य, भड़ौनी, दीवानी, सजनी, रीना, कठरवा, ये जो है ये इनके प्रमुख नृत्य है। तो आप याद रखें कर्मा, शैला, सुगा, भड़ौनी, दीवानी, सजनी, रीना, कठरवा। तो 1-2 बार इनको यदि पढ़ा जाए तो ये आसान है, आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये गौड़ जनजाति के प्रमुख नृत्य है इनके। इसके बाद गौड़ जनजाति के बाद हम बात करेंगे बैगा जनजाति की। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे बैगा जनजाति के बारे में। बैगा जनजाति जो होती है ये गोंडों की उप जनजाति होती है। जो गौड़ जनजाति होती है ये उसकी उप जनजाति होती है बैगा। बैगा जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। सबसे पिछड़ी जनजाति है, इसलिए से विशेष जनजाति का दर्जा भी दिया गया है। यदि क्वेश्चन आता है कि विशेष जनजाति का दर्जा किस जनजाति को दिया गया है तो वो बैगा जनजाति को विशेष जनजाति का दर्जा दिया गया है। ये जो जनजाति होती है धरती को अपनी माँ मानती है, इसलिए इस पर हल नहीं चलाती है। धरती को अपनी माँ का दर्जा देती है इसलिए हल नहीं चलाती है, क्योंकि इनका ये मानना रहता है कि यदि हम धरती पर हल चलाएंगे तो जो हमारी माँ है उसका सीना चिढ़ जाएगा, इसलिए धरती पर हल नहीं चलाते। लेकिन ये जो मुख्यतः ये जो खेती करती है बेवार खेती करते हैं। बेवार जो होती है झूम किसी भी इसे कहा जाता है बेवार किसी। तो इस झूम किसी में क्या करते हैं कि ये एक जगह पे जहां पर पेड़ पौधे होते हैं जंगल को काट कर साफ कर देते हैं। बाकी बची हुई जमीन को जलाकर जो राख वहां पर रहती है
उस पर खेती करते हैं। ये जो अभी झूम किसी है, वर्तमान में इसको बैन कर दिया गया है। इससे क्या है, जंगलों का नाश हो रहा था, इसलिए मुख्य रूप से ये बेवार यानी झूम किसी ये करती है बैगा जनजाति। इनके जो देवता है, ये मुख्यतः जो देवता है, ये बूढ़ा देव को अपना देवता मानती है और साल वृक्ष की पूजा करती है। साल वृक्ष जो होता है इनके लिए पूजनीय होता है और बूढ़ा देव इनके देवता होते हैं। इनके यदि भोजन की बात करें कि इनके पसंदीदा भोजन क्या होता है, तो पेज, जो कि बैगा जनजाति का जो प्रमुख पेय पदार्थ होता है वो पेज है। जैसा कि गौड़ में भी हमने पढ़ा था कि गौड़ जनजाति का भी प्रमुख पेय पदार्थ जो है वो पेज है। ये पेज पीना बहुत पसंद करती है, एक तरह का पेय पदार्थ। और ये बासी खाने के भी शौकीन होते हैं। बासी खाना खाना इनको पसंद होता है, क्योंकि ये दिन में 3 बार खाना खाते हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं। सुबह जब ये उठते हैं तो ये नाश्ते में बासी खाना खाते हैं, दोपहर में ये पेज पीते हैं, दोपहर के बाद और शाम में ये ब्याही करते हैं। शाम को ये ब्याही करते हैं, सुबह ये बासी खाना खाते हैं, दोपहर में पेज पीते हैं, शाम में ब्याही करते हैं। यदि इनके उपजनजाति की बात करें तो इनकी उपजनजातियां हैं भरौतिया, नरौतिया और रटमैना। रटमैना, कटमैना, भरौतिया, नरौतिया, रटमैना, कटमैना, ये इनकी प्रमुख उपजनजातियां। इसके बाद हम बात करेंगे कि इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है। कौन सी किताब लिखी गई है? दा बैगा। दा बैगा एक किताब लिखी गई है। इसके जो लेखक है वो है एल्विन बेरियर। एल्विन बेरियर नामक लेखक ने दा बैगा नाम से एक किताब लिखी है बैगा जनजाति के ऊपर। इनके प्रमुख नृत्य, प्रमुख नृत्यों की बात करें तो इनके जो प्रमुख नृत्य हैं वो है कर्मा, शैला, फाग, बिलमा, परधोनी। कर्मा, शैला, फाग, बिलमा, परधोनी, ये इनके प्रमुख नृत्य हैं। क्या है? इनके प्रमुख नृत्य है कर्मा, शैला, फाग, बिलमा, परधोनी। इसके बाद हम बात करेंगे कोल जनजाति की। तो कोल जनजाति जो है ये मुख्यतः सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, जबलपुर, यानी आप देखेंगे जो पूर्वी जिले हैं, पूर्वी जिलों में इस जनजाति का निवास पाया जाता है। सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, जबलपुर इत्यादि जिलों में ये जो जनजाति होती है, जो सबरी है, सबरी को अपनी मां मानते हैं। सबरी, जिसका पाठ आपने जो रामायण है उसमें देखा होगा, सबरी, तो इसको अपनी मां मानते हैं सबरी को। ये संगीत सुनने के बेहद शौकीन होते हैं। संगीत जो होता है इनका ये सुनने के शौकीन होते हैं, संगीत को सुनने के अत्यधिक शौकीन होते हैं। यदि इनके प्रमुख नृत्य की बात की जाए कि इनका प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो दहका नृत्य। दहका नृत्य इनका प्रमुख नृत्य है। संगीत सुनने के ये शौकीन होते हैं। ये क्या करती है, गांव और शहर के पास सीधा मोहल्ला का मोहल्ला बसाकर रहने लगते हैं। किसी भी गांव या शहर के पास आपने देखा होगा कि ये जो वो टेंट वेंट गाड़ के वो मोहल्ला का मोहल्ला बसा लेते हैं, वहां पर रहने लगते हैं। जो ये मोहल्ला बसाते हैं इसको टोला कहा जाता है। ये मतलब टोली में आते हैं, इसलिए इसको टोला कहा जाता है। टोला जो बनाते हैं वो कोल जनजाति के लोग बनाते हैं, वो मोहल्ला बसाकर रहने लगते हैं। अगली जो जनजाति है वो अगरिया। अगरिया जनजाति की हम बात करेंगे। अगरिया का निवास स्थान की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो सीधी, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, इन जिलों में ये अगरिया जनजाति पाई जाती है। अगरिया जनजाति के यदि मुख्य व्यवसाय की बात करेंगे तो अगरिया जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो लोहे को पिघलाकर औजार बनाने का कार्य ये अगरिया जनजाति करती है। कुल्हाड़ी, फावड़ा, हथौड़ा, ये सब बनाने का कार्य करती है कौन? अगरिया जनजाति। यदि इनके देवता की बात करें तो ये लोहासुर को अपना देवता मानती है। लोहासुर को अपना देवता, ये पूजनीय होते हैं इनके लिए लोहासुर। ये मानते हैं कि जो लोहासुर इनके देवता है, इनका निवास स्थान जो है वो धधकती भट्टी में इनका निवास पाया जाता है। किसका? लोहासुर, इनके देवता का। धधकती हुई भट्टी में लोहासुर देवता का निवास। ये काली मुर्गी की भेंट भी चढ़ाते हैं। जो कड़कनाथ होती है, जो कड़कनाथ मुर्गा होता है, उसकी ये भेंट चढ़ाते हैं अपने देवता को। सुअर के मांस को खाना पसंद करते हैं। ये सुअर के मांस का सेवन करते हैं। कौन सी जनजाति? अगरिया जनजाति। तो काली मुर्गी की भेंट अपने देवता को चढ़ाते हैं, सुअर का मांस खाना पसंद करते हैं। और ये उड़द की जो दाल होती है, उड़द की दाल को शुभ संकेत मानती है। उड़द की दाल को जैसे कि अलग अलग जातियों में अलग अलग संकेत माने जाते हैं, इसलिए ये भी है जो उड़द की दाल को ये शुभ संकेत मानती है। तो इस तरीके से हमने गोंड, बैगा, कोल और अगरिया जनजाति के बारे में बात की है। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम बची हुई जितनी भी जनजातियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में हम जनजातियों को खत्म करेंगे और सारा ये टॉपिक क्लोज करेंगे। अगले टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।